हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आकाश तिवारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। तो आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे डाउट जो IBPS PO एग्जाम देने वाले 70 से 80% बच्चों के दिमाग में अभी चल रहा होगा फिलहाल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो अपना नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन सबके मन में जो डाउट अभी चल रहा होगा, जिन्होंने भी IBPS PO का एग्ज़ाम इस बार दिया हुआ है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ था। जैसे कि अपना फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हो गया, फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट हो गया। ठीक, फिर वैसे ही जब सेकंड डे 30 को पेपर हुआ था तो उसमें भी 2-3 शिफ्ट ऐसे थे, जैसे आखिरी वाला शिफ्ट जो था, ठीक है, 30 को जो लास्ट शिफ्ट था उसमें भी मैथ वगैरह टफ आई थी। और बाकी 1-2 शिफ्ट ऐसे भी थे जिसमें जो है थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, लोगों के अटेम्प्ट उसमें अच्छे रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को डाउट है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, बहुत सारे लोग जो है 45 से 50 के बीच में, 50 से 55 के बीच में ही लोगों के अटेम्प्ट हैं। तो उनको अपने खुद पे अभी डाउट है कि उनको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पिछली साल जो है मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया हुआ था IBPS PO का, और मैंने टोटल जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हुए थे वो 68 क्वेश्चन मेरे थे। ठीक, तो मुझे भी काफ़ी डाउट हो रहा था क्योंकि उस साल जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट किए हुए थे। लोग 70 प्लस मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट करके आ रहे थे। मेरे 68 क्वेश्चन ही हुए थे। इवन मेरे दोस्तों ने भी जो है 70 प्लस क्वेश्चन करके आए हुए थे। पर ऐसा नहीं है, अगर आपका शिफ्ट जो है थोड़ा सा, आपका शिफ्ट बाकी शिफ्ट के कंपेरिजन में थोड़ा टफ रहता है तो IBPS हमेशा जो है नॉर्मलाइजेशन में आपको उनके बराबर कर देता है। ठीक, तो उसका आपको लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे। ठीक, ये मेरा नाम है आकाश तिवारी। ठीक, पिछले साल जो है 16 तारीख को पेपर हुआ था प्रीलिम्स का। ठीक, और मेरी कैटेगरी जनरल है और मेरे जो स्कोर आए हुए हैं पिछले साल, ठीक, आप देख सकते हैं मेरे स्कोर टोटल जो है 60.75 बने हुए थे। मैंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था और इसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन से भी उन्होंने मेरे मार्क्स बढ़ाए हुए हैं और कट ऑफ पिछली बार की 49.75 है। ठीक, तो बाकी सेक्शनल नंबर आप लोग देख सकते हैं। हर एक सेक्शन का इंग्लिश का ये है, क्वांट का ये है और रीजनिंग का ये है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ से तो पहले एक बार आप लोग निश्चिंत रहिए कि अगर आपका सिर्फ टफ गया है और आपके अटेम्प्ट जो है 45 से 55 के रेंज में ही है तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। ठीक, बाकी आपको टेंशन वेंशन नहीं लेना है इसमें। आप एकदम अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, अपने मेंस की तैयारी करने पे एकदम लग जाइए। आप बिल्कुल इस डाउट में ना रहिए कि आपके अटेम्प्ट कम है तो आपका क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम। IBPS हमेशा नॉर्मलाइजेशन करता है और शिफ्ट टफ रहेगी आपकी। आपके टफ शिफ्ट में आपने पेपर दिया तो वो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और कट ऑफ इस साल 50 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, 50 से 52 के रेंज में ही कट ऑफ रहेगी। तो आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बहुत सारे लोग जो है अभी इसी डाउट के चक्कर में अभी मेंस की तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे डाउट है। ठीक, पिछली बार मैंने यही गलती किया हुआ था और उसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा जो है पिछले साल का मेंस का एग्ज़ाम मैंने तैयारी इस डाउट में मैंने किया नहीं। ठीक, जब तक मेरा IBPS PO का जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ गया, जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, तब तक मैंने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया और उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे मेंस में मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 59 आए हुए हैं सिर्फ। ठीक, और कट ऑफ जो है 71.25 गया हुआ था जनरल का। बाकी सेक्शनल आप देख सकते हैं मेरे रीजनिंग में
11.25 आए हुए हैं। ठीक है, जीए में मेरा जो है 7.5 नंबर है, इंग्लिश में 17 के करीब है, मैथ में मेरे जो है 10.5 है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 12.5 नंबर है। मैथ में पिछली बार मैथ सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ था, जिसमें लोग जो है अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, कोई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था। एक कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम गया है, मतलब 2.5 नंबर से भी कम है। ठीक, तो मैथ सेक्शन बहुत ही टफ आया हुआ था, और सेम रीजनिंग भी था, पर रीजनिंग फिर भी थोड़ा सा ड्यूएबल आया हुआ था। तो आप इस बार भी आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। ये क्या गलती, मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ कि आप अभी IBPS PO के रिजल्ट के सोच के आप ऐसा ना करिए कि आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप IBPS मेंस का जब एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आप ये रीजनिंग वाला सेक्शन और क्वांट वाला सेक्शन ये उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाओगे, कितना भी आपको ये मैथ क्वांट वगैरह, आपको रीजनिंग वगैरह कितना भी आता हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है 15 से 20 मैक्सिमम आप जो है उस दोनों सेक्शन में 15 से 20 के बीच में ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप कितना भी पढ़ लो, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सच में काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। तो आप बात करेंगे कि फिर आप कट ऑफ कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि कट ऑफ तो बच्चे क्लियर करते ही हैं। तो उसके लिए आपको इन 2 सेक्शन पे फोकस करना है, अपने जीए पे और अपने इंग्लिश वाले सेक्शन पे। इंग्लिश वाले सेक्शन पे जिनका इंग्लिश अच्छी है उनका तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो अपना अच्छे से करते रहें। जिनकी इंग्लिश एवरेज इंग्लिश है तो उनको रोज का रोज प्रैक्टिस करना होगा, उसमें मार्क्स बढ़ाने होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जीए की बात, सबसे जो ज़्यादा जरूरी है जीए, क्योंकि ये आपको पूरा गेम चेंज कर देता है आपका। बाकी सब सेक्शन में आप जो है कम स्कोर कर रहे हैं और आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका आराम से कट ऑफ निकल जाएगा। तो इसलिए आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, रिजल्ट का कोई वेट न कीजिए, आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर का रोज जो है, जो पिछले 3-4 महीने का है उसको आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो ये है, ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस थी कि आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिए जो बहुत सारे लोग अभी कर रहे होंगे। IBPS PO का एग्जाम दे दिए होंगे, उनके अटेम्प्ट अभी कम ही रहे होंगे, 45 से 55 के बीच में ही होंगे, तो वो उनको खुद पे डाउट होगा कि भाई मेरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसके चक्कर वो मेंस का तैयारी नहीं कर रहे हैं। और फिर जब मेंस IBPS PO का जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उनको अचानक से पता चलेगा कि उनका सिलेक्शन हो गया है, और फिर वो जो है सोचेंगे अब हम तैयारी करें, पर वो तैयारी फिर हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि फिर आपको जो है रिजल्ट के बाद 15 से 20 दिन मैक्स टू मैक्स आपको टाइम मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा टाइम IBPS PO में नहीं मिलता है। और 15 से 20 दिन में आप करंट अफेयर सोचो कि आप 3 से 4 महीने का रिवीजन कर लोगे, तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग रिजल्ट का वेट ना करते हुए आप एग्जाम के लिए आप जो है मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो। बाकी बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि हाँ भैया स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेंस के लिए, कैसे करें, कैसे शुरुआत करें। तो ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको सेक्शन वाइज। ठीक है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में क्या करना है अपने को, इंग्लिश में रोज़ जो है डेली रीडिंग करना है आपको, चाहे वो आप वीडियो के थ्रू कर लिए, जो बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पे जो है सुबह सुबह आर्टिकल की रीडिंग वगैरह करवाई जाती है, तो आप वहाँ से कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, या खुद आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, बाकी इंग्लिश का रोज़ एक सेक्शनल मॉक लगाइए। जिनका एवरेज इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप रोज़ एक सेक्शनल मॉक लगाइए। ठीक है, इंग्लिश का किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी हो, मतलब किसी भी मॉक का आप लगाइए रोज़ सेक्शनल मॉक। ठीक है, और उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए कि किस सेक्शन में आपका गलत हो रहा है, जैसे मतलब रीडिंग में गलत हो रहा है, या फिर ग्रामेटिकल ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, या फिर जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दिक्कत हो रहा है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करके आप उसको और इम्प्रूव कीजिए। बाकी जो अगर ग्रामर रूल्स आपने ग्रामर कहीं से पढ़ रखा है, किसी भी टीचर से, किसी फैकल्टी से, तो आप ग्रामर रूल्स को जो है रिवीजन कर लिए, उसके जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा कहीं से अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ग्रामर वगैरह आप कहीं क्लास न कीजिएगा,
अगर आपने पहले से कर रखी है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको रिवाइज कीजिए, और नहीं कर रखी है तो अभी इस पे फोकस न कीजिए। बाकी ये दोनों चीज़ आप करते रहिए तो आपका इंग्लिश में ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा, आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर ले जाओगे। ठीक, बात करते हैं अदर सेक्शन की। तो अदर सेक्शन में रीजनिंग और मैथ, तो दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी है मेरी तरफ से। मैं भी ये सेम ही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, रोज़ एक दिन रीजनिंग का और एक दिन मैथ का। ठीक है, हर अल्टरनेट डेज पे भी लगा रहे हैं, और प्रॉपर उसकी एनालिसिस में ये करना है कि कौन कौन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो, क्या आपका स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि इसमें अभी फोकस आपके अपने स्ट्रांग पॉइंट का और स्ट्रांग पॉइंट पे लगाने में करना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप कुछ टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा अब आप वो करने बैठ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल एक खुद से ही एक अलग लेवल पे वो खेलते हैं, क्वेश्चन का लेवल उसमें टफ रहता है। तो उसमें अब आप अपने वीक पॉइंट को सोचो कि आप उसको स्ट्रांग करोगे, तो वो टाइम नहीं बचा हुआ है। इसलिए जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको और ज़्यादा आप स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। आपको हार्डली 10 से 15 नंबर जो है सेक्शन में लाना है। ठीक है, 15 से 20 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप मतलब आराम से एकदम क्लियर कर रहे हो मीन्स। ठीक, बाकी आप डेली एक प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो, एक रीजनिंग का एक मैथ का, यूट्यूब से किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो। ठीक, उनका रोज़ वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे अरिथमेटिक हो गया, डीआई हो गया। ठीक, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई हो गई, तो ये सब का प्रैक्टिस वो जो भी फैकल्टी करवा रहा है। रीजनिंग में पजल हो गया रीजनिंग का, मिसलिनियस क्वेश्चन हो गया रीजनिंग के, तो उन दोनों कोई भी किसी भी टीचर का आप जो है एक एक सेशन रीजनिंग का और मैथ का आप ये डेली लगाइए। बाकी बात करते हैं जीए सेक्शन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में। अगर आपको देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी अभी तक आपने नहीं किया हुआ है, कोई भी मेंस का भी एग्जाम नहीं दिया, तो आपने कोई भी चीज़ अगर आप अभी तक रिवीजन नहीं किया, एक बार भी आपने पढ़ा नहीं है, तो आप पिछले 4 महीने के पे ही सिर्फ फोकस कीजिए। ठीक, ये नीचे वाले 6 मंथ पे आप फोकस नहीं कीजिए, सिर्फ 4 महीने पे। वो भी 4 महीने कौन कौन से? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक, अगर ये आप ये 4 महीने पे भी अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो आपके 10 से 20 के रेंज में आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक, बाकी जिन्होंने अभी हाल में ही कोई भी मेंस दे रखा है, चाहे वो आरआरबी का हो, पीओ या क्लर्क का, चाहे भी आईबीपीएस क्लर्क का मेंस हुआ है, तो अगर उन्होंने पहले से करंट अफेयर पढ़ रखा है, ठीक है, कुछ महीने का ही, चाहे 1-2 महीने का ही, 2-3 महीने का पढ़ रखा है, तो वो लोग 6 महीने को अभी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है वो शायद 5 नवंबर को होने वाला है मेंस का। तो अभी भी आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, तो आप 6 मंथ का कवर कर सकते हो। कहाँ कहाँ से कवर करना है? अप्रैल से लेके सितंबर तक। ठीक है, अक्टूबर मंथ का आप स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नवंबर में पेपर ही होगा, तो जस्ट उसके पहले मंथ से वो उतना ज़्यादा पूछते नहीं है। हाँ, उसके बाद उस एक मंथ छोड़ के बाकी जो पीछे वाले हैं 6 महीने हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। बाकी अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस किसी से पढ़ रखे हो पहले से ही, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस पे उसके नोट्स रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आजकल 7 से 8 क्वेश्चन ये बैंकिंग अवेयरनेस पे दे रहे हैं। अभी आप क्लर्क के मेंस को आपने देखा होगा, तो उसमें भी ये बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं, कुछ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ ले रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना ये जीए वाला पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि एक आराम से आप जो है ओवरऑल 4-5 सेक्शन मिला के आप कट ऑफ को क्लियर कर लिए आराम से। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए आप गाइडली का आप वहाँ से उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं ले सकते हैं तो आप खुद से ही नोट्स पे या वर्ड पे जो है टाइप करके खुद से आप वहाँ पे एस्से वगैरह लिख सकते हैं। एस्से लिखने के बाद जो है उसको आप गूगल ट्रांसलेटर पे वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे, या फिर ग्रामरली पे आप वहाँ पे लगा के उसकी हेल्प से आप उसमें एरर फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए वो कर सकते हैं। इतना काफ़ी है डिस्क्रिप्टिव में। मेरे नंबर भी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे 12.5 नंबर आए हुए हैं। तो मैंने ये गाइडली का जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ था, उसी से मैंने जो है उनके 3-4
टेस्ट दिए हुए थे, उस पर प्रैक्टिस किया हुआ था। तो आप इतना आ सकता है, इतना नंबर आपके आराम से आ जाएंगे कि आप जो है ये कट ऑफ क्लियर कर ले जाओ। डिस्क्रिप्टिव में ये 10 नंबर फिक्स होते हैं कि आपको 10 के ऊपर लानी है। जनरल में आप अगर अदर कैटेगरीज हैं तो आपको शायद 7 या 8 नंबर कट ऑफ जाती है डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, तो बाकी ये तो ओवरऑल स्ट्रेटजी है मेरी। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी आपके कोई खुद के कोई पर्सनल सजेशन होंगे, खुद आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते होंगे तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर।